Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. We will continue our first chapter, page number 9. You have to open page number 9, and last paragraph we have to start from this. Okay, let's start. Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by Constitution. लुइस 16 को अपनी जो प्रजा थी उसकी शक्ति का अनुमान हो गया। अब वो फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी जो पावर थी वो नेशनल असेंबली के द्वारा क्या की जाएगी, नेशनल असेंबली के द्वारा और संविधान के द्वारा चेक की जाएगी। मतलब उसकी का ही राज नहीं रहेगा, नेशनल असेंबली राजा की शक्ति को अब क्या कर सकती है, चेक कर सकती है। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. 4th अगस्त 1789 में जो असेंबली थी उसने एक लॉ पास किया जिसमें उसने सारी जमींदारी प्रथा के और जितने भी टैक्सेस उन्होंने लगाए थे उनका क्या कर दिया, अंत कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। Members of the clergy too were forced to give up their privileges. जो members थे, जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, क्लर्गी लोग, तो उन लोगों को भी अपने privileges, अपने अधिकारों को छोड़ना पड़ा। Tithes were abolished and lands owned by church were confiscated. और जो टिथ्स लगाए जाते थे, जो टैक्सेस लगाए जाते थे, वो भी क्या किए गए, वो भी खत्म कर दिए गए। और जो कर चर्च के पास जो भूमि थी वो भी छुड़ा ली गई। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट अक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स। और इसका परिणाम ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास लगभग 2 बिलियन लाइवर्स की संपदा आ गई। अब जब लुइस 16 पहले अपने राजगद्दी में बैठा था तो उसके पास बिल्कुल धन नहीं था, लेकिन जब सारे कर हटा दिए गए, सारी भूमि को चर्च वगैरह से ले लिया गया, तो जो देश था उसके पास बहुत सारी संपदा इकट्ठा हो गई। नाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब फ्रांस क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया था, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. नेशनल असेंबली ने 1719 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। Its main object was to limit the power of monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutes: the legislature, executive and judiciary. अब इसमें क्या किया गया, जो राजा था उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया गया और जो पावर थी संविधान में, जो शक्ति थी, उसको क्या कर दिया, एक व्यक्ति के हाथ में ना देकर उसको 3 भागों में बांट दिया गया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 भागों में विभाजित कर दिया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और इस तरह से जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब देखिए फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। न्यू पॉलिटिकल वर्क सिस्टम जो था, न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे वर्क करता था। सी देयर इज पैसिव सिटीजन है, ओके। नो वोटिंग राइट्स, उनको बिल्कुल वोटिंग राइट्स नहीं थे। ऑलमोस्ट 3 मिलियंस मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 इसमें आते थे। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जिनकी संख्या लगभग देश में 4 मिलियन के करीब थी और ये 25 ईयर्स से अबव होते थे और इनको वोट देने का हक था क्योंकि ये टैक्स पे करते थे। एक्टिव सिटीजन चूजेस इलेक्टर्स, almost 50,000 men. Then electors chooses National Assembly in which there is 745 members. National Assembly जो क्या नेशनल असेंबली राजा को पूरी तरह से अपने दायरे में रखती थी, उसके कार्यों को क्या करती थी, पूरी तरह से देखती थी। राजा अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता था और नेशनल असेंबली ही मिनिस्टर्स को इलेक्ट करती थी, चूज करती थी। नाउ सी the Constitution of 1719 vested the power to make laws in National Assembly, which was indirectly elected.
1791 का जो संविधान था उसने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया. ओके, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. नेशनल असेंबली को सौंप दिया जो कि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी. डेट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स. जो सिटीजन थे, जो नागरिक थे, वो इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे. हु इज टर्न क्लोज द असेंबली. और जो इलेक्टर्स थे वो असेंबली के को चूज करते थे. नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट. सारे सिटीजन को वोट करने का अधिकार नहीं था. ओनली मैन अबाउट 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wages were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote. और लगभग 25 साल से बड़े जो एज वाले लोग थे जो कि टैक्स पे करते थे, ऑलमोस्ट 3 डेज अपने मेहनत का, जो लेबर्स का जो उनकी कमाई था उसका जो टैक्स जो लोग पे करते थे और 25 साल से ऊपर की एज के थे, वो एक्टिव सिटीजन ही वोट दे सकते थे. दैट इज दे वर entitled to vote. वो ही वोट कर सकते थे. द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन. और बाकी जितने भी बचे हुए औरत और आदमी थे वो पैसिव सिटीजन थे. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर. और अगर किसी व्यक्ति को असेंबली, नेशनल असेंबली का मेंबर बनना होता था तो उसको क्या होना पड़ता था एक हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर. उसे बहुत अधिक मात्रा में जो टैक्स पे करते थे वो ही व्यक्ति नेशनल असेंबली का पार्ट बनते थे या मेंबर बनते थे. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. वी विल कंटिन्यू इट टुमारो. Read it this chapter again and again in your home. Have a nice day. Thank you.